प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत अर्थात इसको वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत भी कहते हैं या इसको वंशागति का क्रोमोसोमवाद भी कहते हैं और इसी को वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत हो गया यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या कहना है कि मेंडल द्वारा 1865 में मेंडल ने 1865 में अपना ये प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद अपना जो किया गया कार्य है उसको प्रकाशित किया। लेकिन प्रकाशन होने के बाद भी उनके कार्य 1900 तक अज्ञात रहा, यानी 1865 से 1900 तक उस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई खोज नहीं हुआ, जिसके कारण उनके जो कार्य थे वो अज्ञात थे, यानी उनको सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर हो सकता है कि मेंडल के वंशागति पर किए गए कार्य के अज्ञात होने के क्या कारण थे, उसी अज्ञात होने के कारण को यहाँ पर ये पॉइंट में समझाया गया है कि इसके ये कारण थे। 1900 तक ये अज्ञात रहा। पहला कारण था कि उस समय संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। जो भी पेपर पब्लिकेशन होता था उसके लिए कोई टीवी या न्यूज़ चैनल या यूट्यूब या अन्य जो दूसरे सोशल मीडिया जो होते हैं वो नहीं था चैनल। तो संचार सुविधा नहीं होने के कारण वो प्रकाशित या उसका जो फैलाव था वो नहीं हो पाया। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि मेंडल कहे थे कि जो जीन होते हैं या जो मेंडल के कारक, मेंडेलियन फैक्टर कौन होता है? जीन। तो मेंडल ने बताया कि जो ये कारक या जो जीन होते हैं आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, मतलब आपस में सम्मिश्रण नहीं करते हैं। जैसे इसी के अपवाद में बताए थे कि अपूर्ण प्रभाविता में कि लाल रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल वाले जो स्वान पुष्प था, स्नैपड्रैगन, उसको जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में कैसा प्राप्त हुआ? पिंक, गुलाबी हुआ। यानी दोनों कारक का क्या हो गया? आपस में सम्मिश्रण हो गया, ब्लेंड हो गया। लेकिन मेंडल कहे कि जो ये कारक होते हैं वो आपस में सम्मिश्रण नहीं करते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं। लंबा है, नाटा है तो उससे मिडिल वाले साइज नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो या तो लंबा वाला बनेगा, भले उसका रेशियो अलग हो, अनुपात अलग हो, या नाटा वाला बनेगा। तो ये कहता है कि इस कारक जो सम्मिश्रण नहीं करते हैं उनके समकक्ष जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? कि वो देख रहे थे कि प्रकृति में बहुत सारी विविधता हो रही है, नए नए प्रकार के प्लांट्स, एनिमल बन रहे हैं। तो जब ब्लेंड नहीं कर रहा है तो ये माता पिता से जो संतान है वो डिफर क्यों हो रही है? हूबहू माता और पिता के जैसा होना चाहिए था। जैसे लंबा और नाटे के बीच क्रॉस कराया गया तो सभी F1 पीढ़ी में सभी लंबे हो जाते, F2 पीढ़ी में 3:1 में होते। तो इस अवधारणा को वैज्ञानिकों ने क्या किया? उनको रास नहीं आया कि नहीं, ये बेकार चीज़ है। उसके बाद मेंडल ने जो है जैव घटना के स्पष्टीकरण को समझाने के लिए गणित का रास्ता जो अपनाया वो वैज्ञानिकों को मान्य नहीं था। वो कहे कि ये नया चीज़ बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में गणित का समावेश संभव नहीं है। उन्होंने जो रेशियो निकाला 3/4, 1/4 या जो उसका पनेट स्क्वायर से जो उसका फिनोटाइप की जो संभावना होती है उसको निकाला तो कहे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो गणित आधारित रास्ता नया होने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार किया गया इसको। उसके बाद है कि मेंडल ने जो बताया कि ये जो कारक होते हैं या जो जीन होते हैं वो उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए कि जीन आखिर पाया कहाँ जाता है। आज ना हमको पता है कि जीन डीएनए में पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल कहे थे कि
पेरेंट्स में कुछ ऐसा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है, कुछ ऐसा फैक्टर होता है, कारक होता है, लेकिन उनको जीन के बारे में मालूम नहीं था। तो वही कहता है कि वे भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए और वो ये भी नहीं दे पाए कि ये जीन आखिर किस पदार्थ से बने होते हैं, जीन आखिर किस पदार्थ से बने होते हैं। ये हो गया कारण। उसके बाद है कि उसी समय, जिस समय मेंडल अपना ये दिए थे प्रयोग, उसी समय डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। और नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत में सभी वैज्ञानिक उसी दिशा में उनकी व्यस्तता हो गई, अति व्यस्त हो गए उसी में। नया चीज़ था, ये भी नया था लेकिन वो भी नया था। तो डार्विन बहुत पहुँचे हुए वैज्ञानिक थे, तो उनके बातों को लोग रिसर्च करने में लग गया, देखने में लग गया, अति व्यस्त हो गया। इसलिए मेंडल का जो ये प्रयोग था वो अज्ञात रहा 1900 तक। उसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, डीवरिज, कॉरेंस और शेरमार्क। 3 वैज्ञानिक अपना इंडिविजुअली अलग अलग स्वतंत्र रूप से ये जो मेंडल प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के आधार पर उनके परिणामों के पुनः खोज की। जो परिणाम इनको मिला था उसका पुनः इन्होंने खोज किया और खोज करने के बाद कुछ अपना ये सिद्धांत दिए। अब 1900 तक क्या हुआ, सूक्ष्म दर्शन की तकनीक की प्रगति हो गई थी। सूक्ष्म दर्शन क्या होता है कि माइक्रोस्कोपी को सूक्ष्म दर्शन कहा जाता है। इस समय तक आपको माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा जाने लगा था। उसके बाद सेल का विभाजन को देखा जाने लगा था कि वो किस तरह से विभाजित हो रही है, समसूत्रण या अर्धसूत्रण, माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद इस समय तक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसका खोज हो चुका था। उसके बाद वैज्ञानिकों को यह देखने में सहायता मिली कि जो गुणसूत्र होते हैं वो विभाजन के पहले डबल हो जाते हैं, द्विगुणन होते हैं। और जो कोशिका विभाजन का डिफरेंट जो स्टेप था उसको आसानी से समझा, है ना। तो इस समय क्यों इनको सफलता मिली, तो कह सकते हैं ना कि डीवरिज, कॉरेंस और शेरमार्क को क्यों सफलता मिली। तो इसलिए सफलता मिली कि उस समय तक सूक्ष्म दर्शन का तकनीक जो था उसका प्रगति हो चुका था, लेकिन इनको उस समय नहीं देख पाए थे कि क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तब ना इनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन इस समय तक ये सब खोज हो चुका था। सूक्ष्म दर्शन के कारण कोशिकाओं को देख रहे थे, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको देख रहे थे, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसके विभाजन के पहले उसके द्विगुणन को देख रहे थे और समझा। उसके बाद विभाजन का जो डिफरेंट स्टेप होता है उसको उन्होंने आसानी से समझा। अब देखिए, इसमें 11th क्लास में पढ़े हैं कि सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो कोशिका, कोई भी कोशिका होती है उसका अपना एक चक्र होता है, वह 2 अवस्थाओं से गुजरती है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं विश्रामावस्था, विश्राम करती है कोशिका, जिसको इंटरफेज भी कहा जाता है। और सेकेंड है आपको विभाजन की अवस्था, यानी माइटोसिस फेज, यानी सूत्री फेज। तो जब कोशिका विश्राम करती है उसी समय गुणसूत्र जो होते हैं वो विभाजन के पहले अपनी संख्या को डबल कर लेते हैं, द्विगुणन हो जाता है उनका। तो हम लोग जानते हैं कि एस फेज में, अब जैसे कोई भी सेल साइकिल होता है उसको आप समझिए कि जैसे ये सेल साइकिल को एक सर्किल के रूप में दिखाया जाए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल साइकिल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग हो गया क्या, इंटरफेज, यानी इतना से इतना तक 95% जो पार्ट हो गया, जिसको क्या कहते हैं, विश्रामावस्था। विश्रामावस्था 95% समय कोशिका इसी अवस्था में बिताती है और इसी में 3 उप अवस्थाएं होती है। एक को कहते हैं वृद्धि प्रथम अवस्था यानी जीवन फेज, दूसरे को कहते हैं एस फेज,
थर्ड को कहते हैं G2। इस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषित अवस्था। इसी अवस्था में जो डीएनए होते हैं इसका अमाउंट डबल हो जाता है। G2 में जो है कोशिका अपने मैक्सिमम आकार पर आ जाती है। और ये हो गया क्या, सूत्रीय विभाजन अवस्था यानी माइटोसिस फेज, एम फेज। अंग्रेजी में इसको एम फेज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आई फेज कहते हैं। तो कोशिका की तैयारी इसमें चलती है और इसमें भी स्टेप है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये सेल विभाजित होने के लिए आगे चल रहा है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है और डीएनए का अमाउंट 2c है, ठीक ना। डीएनए का अमाउंट 2c है। अब क्या हो जाएगा कि ये बढ़ेगा, जीवन आते आते यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ तक थोड़ा सा इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इसमें भी अभी 2n और 2c, 2n हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, और 2c का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट हो गया। उसके बाद जब इस फेज में आते हैं तो इस फेज में आपको यह जो कोशिका है ये तो आकार थोड़ा सा बढ़ता ही है। यहाँ पर ऐसे दिखाई अंदर में, यहाँ हो गया 2n और 2c, 2c हो गया इसमें जीवन में। उसके बाद यहाँ से आते आते ये ऐसे साइकिल चलेगा, यहाँ पर जब आएगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा और इस यहाँ पर भी 2n और 2c रहेगा। जब इसमें आएगा तो इसका थोड़ा सा आकार और बड़ा हो जाएगा और नंबर ऑफ अमाउंट क्रोमोसोम रहेगा 2n ही और यहाँ पर इसका 4c हो जाएगा। डीएनए कितना हो जाएगा, 4c, डबल। तो यहाँ पर पूछता है कि गुणसूत्रों या जो डीएनए का द्विगुणन होता है वह किस अवस्था में होता है। तो इस फेज में होता है। इसी अवस्था में क्या होता है कि डीएनए का द्विगुणन होता है, दुगना हो जाता है। उसके बाद G2 में जब जाएगा तो ये अपना एकदम मैक्सिमम साइज पर चला गया। यहाँ पर भी इसमें जो अमाउंट है वो ही रहेगा 2n और 4c। जब ये इसमें आएंगे तो ये आपको समसूत्री विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस करते हुए वो क्या करेंगे, दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाएंगे। देख रहे हैं, दो सेल में डिवाइड हो गया और दोनों में यही अमाउंट है। यहाँ पर देख रहे हैं 2n और 4c है, इसमें भी क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम तो उतना ही रहेगा और अमाउंट इसमें क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। जैसे यहाँ 4c है तो 4c, यहाँ पर 2c और 2c, आधा आधा हो गया है। फिर यही क्या हो जाएंगे कि विभाजन के पहले, जैसे यहाँ विभाजन के ये हो रहा है तो विभाजन के पहले डीएनए क्या हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे। देखिए कोशिका विभाजन के पहले गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है, ठीक, और विभाजन को आसानी से समझा गया किसके द्वारा, सूक्ष्म दर्शन के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें हम लोगों ने देखा कि 1865 तक मेंडल ने अपना प्रयोग करके जो परिणाम था दे चुके थे, लेकिन निम्न कारणों से वो कार्य अज्ञात रहा। जब माइक्रोस्कोप विकसित हो गया, सूक्ष्म दर्शन विकसित हो गया, तो उसमें कोशिका को देखा जाने लगा, केंद्रक को देखा जाने लगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र को देखा जाने लगा। गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है या द्विगुणन होता है विभाजन के पहले, उसको देख करके आसानी से समझा जाने लगा। और तब जा कर के ये तीन वैज्ञानिक ने मेंडल का जो नियम था या जो परिणाम था उसके आधार पर खोज किया और खोज करने के बाद अपना परिणाम दिया। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन अभी गुणसूत्र कहने का मतलब कि इसमें इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो लक्षण होते हैं माता पिता या जो जनक के लक्षण होते हैं जो संतानों में जाते हैं, वो किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण होता है, गुणसूत्र के कारण होता है। मेंडल नहीं कह पाया कि गुणसूत्र के कारण होता है,
उन्होंने कहा था क्या कि कुछ कारक होते हैं जनक में जो उनके संतानों में जाते हैं, लेकिन इसमें ये सारे खोज होने के बाद ये पता चला कि क्रोमोसोम ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इसमें अभी और पॉइंट है बचा हुआ, अभी तो कैसे अब इसमें प्रयोग के आधार पर ये सिद्ध किया जाएगा कि क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि 1900 तक माइक्रोस्कोपी के द्वारा कोशिकाओं के बारे में अध्ययन शुरू हो गया। 1902 तक अब कोशिका के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को इसमें क्या हुआ कि उसके गुणसूत्रों के गति या उसके संचालन का ज्ञान हो चुका था। दो तरह की कोशिका विभाजन होती है, समसूत्रण और अर्धसूत्रण। तो इसमें वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रयोग किया, मियोसिस को देखा। अब जैसे वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या है कि अलग अलग, अब जैसे वाल्टर सटन ने ग्रास हॉपर, टिड्डा पर प्रयोग किया, उसके अर्धसूत्री विभाजन को उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। और थियोडोर बोवेरी ने सी अर्चिन्स पर प्रयोग किया, उसके अर्धसूत्री विभाजन को उन्होंने देखा और वो देखे कि किस तरह से गुणसूत्र गति करता है, किस तरह से वो कोशिका में जो डिफरेंट स्टेज होते हैं कोशिका विभाजन के, उसमें वो गति करता है। इस क्रम में उन्होंने देखा कि जो गुणसूत्र और जो जीन होते हैं एक दूसरे के जैसा ही व्यवहार करते हैं। गुणसूत्र और जो जीन होते हैं एक जैसा व्यवहार करता है वो। क्यों? क्योंकि जीन गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं। तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाने के कारण जहाँ जहाँ गुणसूत्र जाएगा, अगर डिवाइड होगा गुणसूत्र तो वो गुणसूत्र भी अलग अलग चला जाएगा। अगर दोनों गुणसूत्र एक साथ मिलेंगे तो एक साथ आ जाएगा। तो कहना है इसमें कि जो गुणसूत्र और जो जीन का व्यवहार होता है एक जैसा होता है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में ए और बी करके उसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ए और बी यहाँ कॉलम बना दिया गया, एक गुणसूत्र का है और एक जीन का है, ठीक। अब कहता है कि कोई भी कोशिका होता है जो डिप्लॉयड होते हैं कोशिका, उसमें गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। मान लीजिए कि ये सेल है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम पिता से आया है और 23 क्रोमोसोम माता से आया है, टोटल हो गया 46। तो कह सकते हैं 23 पेयर, तो जोड़े में ये जीन रहते हैं। उसके बाद कहता है कि बी वाला पॉइंट है जीन वाला, कि ये भी जोड़े में रहते हैं। अब जैसे यह जो गुणसूत्र आया है पिता और माता का, इसमें जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी उसी पॉइंट पर है। अगर ये हाइब्रिड रहता तो इस तरह का केस आ जाता, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, या स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इस तरह से ये क्या है कि ये भी सेल के अंदर जोड़े में रहते हैं और ये भी सेल के अंदर जोड़े में रहते हैं। ये गुणसूत्र है, एक पिता से और एक माता से आया है और उस पर पाए जाते हैं ये जीन, वो भी जोड़े में रहते हैं। उसके बाद कहता है कि युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक बनता है गैमेट्स, तो गैमेट्स जैसे शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो ये अलग हो जाएगा। मान ली कि ये 23 ये है, 23 और 23 ये है। तो इसमें क्या होते हैं कि विभाजन के पहले दोनों के बीच जीन का विनिमय होता है और जीन के विनिमय के बाद एनाफेज फर्स्ट में
एनाफेज प्रथम अवस्था होती है, एनाफेज प्रथम अवस्था में यह गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र इधर हो गया, अलग हो गया, और 23 गुणसूत्र अलग हो गया, ठीक ना। तो ये अलग गैमीट में चला जाएगा और ये अलग गैमीट में चला जाएगा। अब यहाँ पर दो ही गुणसूत्र को बना करके दिखाया गया है, 46 तो बना नहीं सकते हैं, तो इधर को मान लिए 23 गुणसूत्र, इधर को 23 गुणसूत्र। तो यहाँ पर कहता है कि युग्मक बनाने के समय ये जो जोड़े होते हैं उस जोड़े में से केवल एक ही एक युग्मक में जाता है, एक यानी 23 चला गया और दूसरे युग्मक में 23 चला गया। लेकिन जाने के पहले क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करते हैं गुणसूत्रों का। इसमें भी देखते हैं कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक मेल मदर से एक फादर से आया है, युग्मक बना, तो युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार ऐसा हुआ कि कैपिटल टी एक युग्मक में चला गया, स्मॉल टी दूसरे युग्मक में चला गया। उसी तरह से फिर जब ये विभाजित हुआ तो इस पर पाए जाने वाले जो जीन थे, देखिए अब फाइनली ये युग्मक बन गया है। और इसमें देखिए कि एक ये गुणसूत्र अलग हो गया, ये अलग गुणसूत्र हो गया जिसमें लक्षणों का आदान प्रदान, इसका ये लक्षण ये ले लिया है, इसका ये ले लिया है, और लेने के बाद क्या हो जाएगा कि विभिन्नता यानी भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। इसमें भी वही देखिए कि अगर इस पर जो जीन है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये जो होते हैं स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हो जाते हैं। जैसे लाल और गोल और पीला बीज वाला हम लोग देखे थे कि किस तरह से गोल और पीला बीज का जो क्रॉस कराया गया झुर्रीदार और हरे बीज के साथ, मटर के पौधे के साथ, तो उसमें जो युग्मक बना 4 प्रकार का बना। उस युग्मक में ये जो जोड़ा होता है ये अलग अलग हो जाता है। जैसे इसमें एक प्रकार का युग्मक बनेगा जिसमें गोल और पीला हो जाएगा, दूसरा प्रकार का बनेगा जिसमें गोल और हरा हो जाएगा, तीसरा युग्मक बनेगा झुर्रीदार और पीला हो जाएगा, और चौथा प्रकार जो बनेगा झुर्रीदार और हरा हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब कि इसमें भी अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित हो जाते हैं, अलग अलग हो गए युग्मक में। और इसमें भी क्या होता है कि एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित। एक जोड़ा का मतलब कि जैसे गोल और झुर्रीदार किसका हो गया, रूप का हो गया, और हरा और पीला ये कलर का हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन के गतिविधि को समझने के लिए, उसमें बताया गया है कि किस तरह से एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड दोनों में गुणसूत्र अलग अलग हो रहा है। इसमें देखेंगे कि एक जीवन दिखाया गया है। जीवन में आपको 2 गुणसूत्र है, एक पीले रंग का है, उसके साथ लाल गुणसूत्र है एक अलग से, दूसरा जो है ब्राउन कलर का है, उसके साथ हरे कलर का है जीवन में। उसके बाद क्या हो गया कि जीवन के बाद जब G2 आया है, अभी हम लोग साइकिल बना करके देखे हैं, चक्र बना करके, कि जो विश्रामावस्था होती है उस विश्रामावस्था में गुणसूत्र अपना संख्या डबल कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों डबल कर लिया है, दुगना हो गया है। और दुगना होने के बाद ये क्या कर लिए हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन आता है तो दोनों अब ये अलग अलग हो जाएंगे। अर्धसूत्रन प्रथम पश्चावस्था यानी एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज प्रथम में ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक। उसके बाद देखिएगा एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड में आपको ये जो गुणसूत्र हैं, एनाफेज प्रथम में अभी दोनों गुणसूत्र जो है एक ही कोशिका में है, ठीक। और एनाफेज सेकेंड में जब आते हैं तो ये दोनों कोशिकाओं में अपना अलग अलग गुणसूत्र चले गए। और फाइनली जब ये टीलोफेज सेकेंड हो जाएगा तो जो जनन कोशिका बनेगा उसमें देखिए ये चारों जो क्रोमेटिड्स है ये अलग अलग हो गया है, अलग अलग युग्मक में चला गया है। तो वही कहने का मतलब है इसमें कि यह 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्री और जनन कोशिका का उत्पादन इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम बनता है। माने जीवन से G2 में जो एस फेज आता है बीच में, उसी में क्रोमोसोम डबल हो जाता है। और
किस तरह से कोशिका जनन कोशिका जब बनती है तो गुणसूत्र विसंयोजित हो जाते हैं। ठीक, क्लियर है। एक टेबल और है जो कि हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अर्धसूत्रण प्रथम की पश्चावस्था यानी एनाफेज प्रथम फर्स्ट तथा अर्धसूत्रण सेकेंड की पश्चावस्था यानी एनाफेज सेकेंड में गुणसूत्रों एवं कारकों का विसंयोजन देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है, कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखे हैं कि ये एक सेल है और इस सेल में आपको ये क्रोमोसोम है, ये एक कोशिका है। अब क्या होता है कि जब एनाफेज प्रथम होता है तो आधे गुणसूत्र यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ये इनका अलगाव हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। इसमें आधे गुणसूत्र इस तरह से, क्योंकि अभी देखे हैं कि दोनों के बीच जो गुणसूत्र होते हैं उनका एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद ये इस तरह से इनके जो जीन होते हैं अपने अपने एक्सचेंज कर लेते हैं होमोलोगस गुणसूत्र के साथ। इसको समजात गुणसूत्र भी कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। एक माता से आता है, एक पिता से आता है। तो जब युग्मक बनता है तो यह जो अवस्था है इसी को हम लोग कहते हैं पश्चावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम फर्स्ट कहते हैं। इसी अवस्था में क्या होते हैं कि गुणसूत्र और जो कारक होते हैं अलग अलग सेल में चला गया या अलग अलग हो गया। कोशिका एक भी रह सकती है, यहाँ पर कोशिका एक भी रह सकती है जिसमें ये लक्षणों का आदान प्रदान करके अलग अलग हो जाते हैं। अब फिर जब हम लोग आएंगे पश्चावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड, ये इस तरह से दिखाया गया है कि ये जीन है, जीनों की अदला बदली ये कर रहा है। तो जब पश्चावस्था सेकेंड आएंगे तो इसमें एक सेल से कितना गैमीट बनेगा, 4 बनेगा, 4 बनेगा। जैसे 1 2 3 4 युग्मक बन गया यहाँ पर। अब इस 4 में से जैसे कि ये जो गुणसूत्र है अर्ध गुणसूत्र एक सेल में चला जाएगा, ये मिक्स वाला जो है हाइब्रिड वाला ये दूसरे सेल में चला जाएगा। ये सेम अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये आपको ये गुणसूत्र इसमें चलाया और एक इधर चला गया। तो मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन, यही अर्धसूत्री विभाजन है। ये जो हम लोग अभी देखे हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 स्टेप होता है, एक अर्धसूत्री प्रथम और एक दूसरा होता है अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में ये पश्चावस्था आता है, एनाफेज प्रथम, जिसमें जो जोड़े होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जीनों का आदान प्रदान करके अलग हो जाते हैं। और जो पश्चावस्था होते हैं उसमें इस गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है और क्रोमैटिड्स अलग हो करके और फाइनली ये 4 युग्मक का निर्माण करते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 युग्मकों का निर्माण होता है। इसी को हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसी से आपको क्या होता है कि वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है का प्रतिपादन सटन और बोवेरी ने किया है। इतना ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि क्रोमोसोमल जो वाद है गुणसूत्र का, यानी क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के गमन के लिए, और दूसरा कुछ नहीं होता है। तो इसको इन्होंने यही दिया सटन और बोवेरी ने, याद रखिएगा। इनके तर्क के अनुसार क्या होता है कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बनने या अलग होने से अपने में लाए जा रहे कारकों के बीच संयोजन का कारण बनेगा। अब ये जो जोड़ा है ये
अलग हो रहा है या जुटेगा। अब ये युग्मक जब एक दूसरे के साथ जुटेगा जाइगोट में, तो अभी तो ये जोड़ा अलग अलग हो गया, फिर ये दूसरे में मिक्स कर जाएगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? गुणसूत्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है समजात गुणसूत्र में से ये जो गुणसूत्र है वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? विसंयोजन का होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इस डायग्राम में दो स्थिति है, दो संभावना है, संभावना 1 और संभावना 2 लिखा हुआ है। एक संभावना में यहाँ लिखा हुआ है कि संभावना 1 में अर्धसूत्री प्रथम पश्चावस्था लिखा हुआ है, और उसमें देखिए 2 तरह का क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम है जो कि भूरे रंग का और हरे रंग का है, उसमें क्रोमोसोम यानी भूरा रंग वाला जो है वो लंबा है और श्वेत है, उसको माना गया है। और ये जो ग्रीन रंग से है उसको काला माना गया है, लंबा और काला। जो ये कलर है पीला कलर है उसको छोटा और श्वेत माना गया है, और उसी के साथ लाल रंग का जो क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है छोटा सा, उसको छोटा काला माना गया है। अब क्या हो गया है कि अर्धसूत्री प्रथम के बाद पश्चावस्था के बाद अर्धसूत्री सेकंड आता है, जिसमें ये सारे अलग अलग हो गए हैं। देखिए चारों कोशिका में 4 युग्मक बना है ना, 4 युग्मक में ये चारों जो गुणसूत्र का क्रोमेटिड्स है अलग अलग हो गया है, और हर क्रोमेटिड्स में उसी तरह के गुणसूत्र चले आए हैं। कलर देखिए एकदम हूबहू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरी संभावना में देखिए आप कि अर्धसूत्री प्रथम है, वहाँ भी उसमें भी अब क्या हुआ है कि एक लंबा और श्वेत है, ठीक, भूरे रंग वाला को मान लिया गया है लंबा और श्वेत, और यहाँ पर देखिए जो छोटा और काला था वो इसके साथ आ गया है ना, एक्सचेंज कर लिया जीन का। अब पीला वाला जो देखिए छोटा श्वेत माने हैं हम उसको, और छोटा श्वेत माने हैं, और उसके साथ ग्रीन वाला जो देखिए जीन आ गया है लंबा काला, माने यहाँ पर जीनों की अदला बदली हो गई है एक का। तो इसी तरह से फिर वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। फाइनली जो देख रहे हैं जनन कोशिका की जो पश्चावस्था है उसमें जो 4 गैमीट बना है उसमें एक में लंबा श्वेत और छोटा काला हो गया है। पहले वाले संभावना में क्या था? लंबा श्वेत और लंबा काला था, इसमें लंबा श्वेत और छोटा काला आ गया है। पीला वाला जो देख रहे हैं उसमें छोटा श्वेत और लंबा काला वाला आ गया है गुणसूत्र। तो ये डायग्राम बताता है कि किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था प्रथम और जो पश्चावस्था 2 होती है उसमें गुणसूत्र आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रथम एनाफेज प्रथम में गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है वो अलग होता है, और पश्चावस्था सेकेंड में जो क्रोमेटिड्स होते हैं यानी अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो विभाजित होकर के और अपने अपने युग्मक में चले जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्रोमोसोम का स्वतंत्र अपव्यूहन, इसी को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वंशागति का जो क्रोमोवाज सिद्धांत है उसका सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन। सर्टेन और बोवेरी ने अलग अलग जीवों पर, जंतुओं पर अध्ययन किया, और अध्ययन करके उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माने एक सेल से दूसरे सेल में जाने की प्रक्रिया को उन्होंने देखा, किस तरह से गैमिट में वो ट्रांसफ़र होते हैं। इनके प्रयोग को सत्यापित करने के लिए एक साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन और उनके जो साथी हैं उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोमवाद सिद्धांत के जो सिद्धांत था उस पर अपना प्रायोगिक सत्यापन किया। वो अलग अपना एक जंतु का चुनाव किए, और उनका जो जंतु का चुनाव था फल मक्खी।
फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई या उसको ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर कहा जाता है। तो ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पर इन्होंने प्रयोग किया। वो लोग अलग अलग किया था, वो लोग ग्रास हॉपर पर और सी अर्चिन्स पर किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला पर किया। फल मक्खी दिख रहे हैं फल मक्खी का कैसा होता है। अब क्यों किया और फल मक्खी पर किया और क्यों किया, तो इन्होंने क्या किया, प्रयोग कर यौन जनन उत्पाद विभेदन। यौन जनन उत्पाद विभेदन का मतलब होता है कि वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड के खोज के लिए ये नींव डाली। यानी जानते हैं कि वेरिएशन कैसे होता है, लैंगिक प्रजनन के कारण। जो जीवों में विविधता आती है वो लैंगिक प्रजनन के कारण होती है। तो यहीं से शुरुआत हो गया, वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिल गया खोज करने के लिए। ये बता दिए कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही विविधता आती है और इसके लिए उन्होंने किसका चुनाव किया, फल मक्खियों का चुनाव किया, फ्रूट फ्लाई का चुनाव किया। अब इन्होंने क्यों चुनाव किया, मॉर्गन ने प्रयोग में ड्रोसोफिला के चुनाव का क्या कारण था, क्यों वो उसी पर प्रयोग किए। तो इसमें है कि ड्रोसोफिला का जीवन चक्र बहुत कम होता है, 2 सप्ताह के अंदर ही अपना ये लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। तो 2 सप्ताह के अंदर ये जब पूरा कर लेगा तो जल्दी जल्दी जो है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद मिलेगा और मदद के बाद क्या हो जाएगा, उससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वह आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगा। तो इनका जीवन चक्र छोटा होता है। अगर लंबा जीवन चक्र होता तो प्रयोग करने में काफ़ी समय लगता। तो ये हो गया। सेकेंड क्या है कि प्रयोगशाला में इसको सरल कृत्रिम माध्यमों पर भी रखा जा सकता था। प्रयोगशाला में इसको कृत्रिम ढंग से रख करके और इसका क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कराया जा सकता है आसानी से, इसको रख करके। तो ये सुविधा थी उनको मिला प्रयोगशाला में। ये हो गया। थर्ड क्या है, एकल मैथुन में विशाल संख्या में संतति का उत्पादन कर सकते हैं। ये एक बार जब ये मैथुन करेंगे तो इनके जो बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादन होगा उनका। तो ज़्यादा संख्या में उत्पादन होगा तो यानी ज़्यादा जब फल मक्खी मिलेगा तो उसको देखने में पता चलेगा, उसका एनालिसिस करने में पता चलेगा कि किस पेरेंट्स का लक्षण किस संतान में गया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और 4 जोड़ी गुणसूत्रों को आसानी से माइक्रोस्कोप में भी देखा जा सकता है और उसमें आसानी से विभेदन भी किया जा सकता है कि कौन प्रथम जोड़ी होगा, कौन द्वितीय जोड़ी होगा, तृतीय जोड़ी, चौथा जोड़ी, 4 जोड़ी होता है। तो आसानी से गुणसूत्र, क्रोमोसोम कम है और कम होने के कारण इसको आसानी से विभेदन किया जा सकता है गुणसूत्रों को। उसके बाद 5वां है लिंगों का विभेदन स्पष्ट। अब देखिए नर और मादा जो होते हैं उसको स्पष्ट देखा जा सकता है। छोटा है, नर छोटा है, मादा बड़ी है, तो इसको स्पष्ट देखा जा रहा है, जिससे पता चल जाता है उसका जो संतान उत्पन्न होगा पता चल जाएगा कि कौन नर है कौन मादा है, किस में किसका कैरेक्टर गया है उसके संतान में। क्लियर है इससे, तो इसीलिए चुनाव किया। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार को कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता था। यानी इसको बहुत प्रकार के इसका म्यूटेशन करा करके, उत्परिवर्तन करा करके अलग अलग लक्षण वाले जो ये होते हैं उसको आसानी से इनको देखा जा सकता है। कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में भी इनको देखा जा सकता है। तो ये मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला के चुनाव के कारण थे। अंत में ये क्या निष्कर्ष निकला कि इस सिद्धांत में यानी क्रोमोसोमवाद सिद्धांत में यह निष्कर्ष निकला कि गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। गुणसूत्र द्विगुणित कोशिका में हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक, गैमिट जब बनता है, युग्मक जब बनता है तो जोड़े में का एक गुणसूत्र अलग गैमिट में चला जाता है और दूसरा गुणसूत्र अलग गैमिट में चला जाता है, युग्मक में चला जाता है। फिर उसी पर जो पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो भी उसी के साथ
गमन कर जाते हैं, चले जाते हैं। जब वो मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो फिर एक साथ आकर के और नए संतति का निर्माण करते हैं। तो यही कह सकते हैं कि गुणसूत्र ही उत्तरदायी होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गमन करने के लिए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सहलग्नता के बारे में और जीन विनिमय के बारे में। इसी से रिलेटेड है ये ड्रोसोफिला जो है ना, इसी पर किए गए प्रयोगों पर वो आधारित टॉपिक है, उसी को देखेंगे।